क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 15। इसमें इससे पहले के क्वेश्चन पिछली वीडियो में है, उन्हें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स p एंड q whose पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली दो पार्ट दिए हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे दो पॉइंट दिए, एक p पॉइंट दिया और एक q पॉइंट दिया। इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो जैसे ये p पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ये दिया है, q का पोजीशन वेक्टर इस क्वेश्चन में ये दिया है। तो सबसे पहले मैं p के पोजीशन को लिख रहा हूँ OP वेक्टर और q का पोजीशन वेक्टर OQ। अब सुनिए, p और q, जैसे ये p है और ये q है, इस PQ को एक तीसरा पॉइंट है r, ये r डिवाइड कर रहा है 2:1 में। r पॉइंट 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इस r का पोजीशन वेक्टर बताना है। तो p का पोजीशन वेक्टर दिया है क्वेश्चन में, r का q का भी दिया है, बस इस r का पोजीशन वेक्टर बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूँ इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला वैसे याद होना चाहिए, r वेक्टर इक्वल, जैसे अगर ये m/n में डिवाइड कर रहा है इस तरीके से होता है, ये m है, ये n है, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर। तो इस r वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होता है, m के साथ लेते हैं b वेक्टर, n के साथ लेते हैं a वेक्टर। तो वही यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 2 के साथ लेना है ये OQ वेक्टर प्लस 1 के साथ लेना है OP वेक्टर, अपॉन में आ जाएगा 2+1। ठीक है, तो देखो 2 × OQ वेक्टर, तो OQ मतलब Q का पोजीशन वेक्टर, तो Q का पोजीशन वेक्टर था -i + j + k प्लस 1 × P का पोजीशन वेक्टर है i + 2j - k अपॉन 2+1। तो यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो -2i + 2j + 2k, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो i + 2j - k अपॉन 2+1 हो जाएगा 3। बस इसको ऐड कर देंगे, -2i और प्लस ये 1i है, तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का i बचेगा, 2 + 2 हो जाएगा 4j, 2 - 1 हो जाएगा k अपॉन 3। ये जो r था इसका पोजीशन वेक्टर मिलेगा। इस तरीके से हमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए वही सेम फार्मूला, OR इक्वल, मतलब r वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो वही रहेगा 2 × OQ वेक्टर -1 × OP वेक्टर अपॉन 2 - 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है m × b वेक्टर माइनस a × n × a वेक्टर अपॉन m - n। तो 2 × OQ वेक्टर क्या था, -1 + j + k, 1 × p वेक्टर, तो i + 2j - k अपॉन में आ जाएगा 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2i + 2j + k, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -i - 2j और माइनस प्लस k, नीचे तो 1 बचा है, तो -2i और -i हो जाएगा -3i, 2 प्लस माइनस ये 0 हो जाएंगे, 0j, 1 प्लस और ये k और ये k + 2k हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक्सटर्नल डिवीजन है और वो इंटरनल डिवीजन था। एक्सटर्नल में माइनस आ गया, इंटरनल में प्लस रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। देखो P पॉइंट दिया है, Q पॉइंट दिया है, तो मैं सबसे पहले इनका पोजीशन लिख रहा हूँ। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा 2i + 3j + 4k, ये P पॉइंट का हो गया। Q पॉइंट का पोजीशन, Q पॉइंट ये दिया है 4 1 - 2, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 4i + j - 2k। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर। मिड पॉइंट कह रहा है, जैसे ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इन दोनों के मिड में एक पॉइंट होगा, कोई भी हो, मैंने इसको R मान लिया। तो इस पॉइंट का P का पोजीशन Q का दिया है, R का पूछ रहा है, R इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q इज। तो इसका मिड पॉइंट के लिए क्या बताया था मैंने, मिड पॉइंट के लिए बताया था दोनों को ऐड करके, जैसे A वेक्टर और B वेक्टर का मिड पॉइंट निकालना है तो a + b/2 कंसेप्ट में देख सकते हो। तो ये हो जाएगा OP वेक्टर + OQ वेक्टर अपॉन 2। तो P वेक्टर क्या है इसमें, 2i + 3j + 4k, और Q वेक्टर क्या है 4i + j - 2k, है ना, अपॉन में आ जाएगा 2।
तो इसको ऐड करेंगे, 2 + 4 हो जाएगा 6i, 3 + 1 हो जाएगा 4j, 4 - 2 हो जाएगा 2k अपॉन 2, है ना। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3i + 2j + k अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा इसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये ट्रायंगल है, अभी वैसे तो ये प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इनिशियली हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मानेंगे। इस तरीके से ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो ए का पोजीशन जो कह रहा है ना, सो दैट द पॉइंट, मतलब ये ए बी सी जो है ना, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, इनके पोजीशन वेक्टर हैं। ये ए का पोजीशन है, ये बी का पोजीशन है, ये सी का पोजीशन है। तो ए के पोजीशन वेक्टर को हम ओ ए लिख सकते हैं। ओ ए कितना दिया है, 3i - 4j - 4k। ठीक है, ऐसे ही बी का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो बी का पोजीशन हो जाएगा 2i - j + k। सी का पोजीशन दिया है OC, i - 3j - 5k दे रखा है क्वेश्चन में। ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का पोजीशन वेक्टर, ये सी का, तो ए के पोजीशन वेक्टर को OA लिख लिया है, बी का पोजीशन वेक्टर OB और सी का पोजीशन वेक्टर OC। ठीक है, अभी हमें ये प्रूव करना है ये जो वर्टिसेस हैं, ये ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टेक्स होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसमें PGT का यूज़ करेंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हमें इसकी साइड्स को पता करना है। हमें सबसे पहले ए बी वेक्टर पता करना है, ये ए बी साइड। ठीक है, तो ए बी साइड ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर की कंडीशन क्या होगी, OB - OA। पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो OB - OA। ठीक है, ए बी का पोजीशन वेक्टर के लिए OB वेक्टर - OA, तो OB ये रहा, OA, इससे इसको माइनस करेंगे तो 2 से अगर 3 माइनस करेंगे तो I बचेगा, और ये 1 है, 1 से ये माइनस करेंगे तो प्लस के 3j बचेगा, और ये 1 से ये माइनस करेंगे तो प्लस के 5k हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी वेक्टर मिला। ठीक है, ये ए बी वेक्टर हमने पता कर लिया। अब मैं इसकी डिस्टेंस को और पता कर लेता हूँ, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ। डिस्टेंस, क्योंकि इसमें ये प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में PGT का यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर। तो PGT के लिए मैं साइड पता होनी चाहिए, तो मैंने पहले ए बी जो साइड है ना, इसका पोजीशन वेक्टर निकाला। अब मैं इसका डिस्टेंस पता कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला का मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, x², यानी x का कंपोनेंट -1 है यहाँ पे, -1² + 3² + 5²। ठीक है, तो आगे हम इसको देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, अंडर रूट 35 यूनिट। ठीक है, अभी हमें इसमें ये ए बी पता चला है, ऐसे ही हम बी सी फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें नहीं, 1 मिनट। अब हम बी सी वेक्टर पता करेंगे, तो बी सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, देखना, हाँ थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। अब जैसे ए बी हमने पता कर लिया, अब हम बी सी वेक्टर पता करेंगे, बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो बी सी के लिए ये बी इनिशियल है, सी फाइनल है इसका, तो हम बी सी के लिए करेंगे OC - OB वेक्टर। ठीक है, तो OC वेक्टर ये देखो, OC ये है और OB ये वाला वेक्टर, तो इससे इसको माइनस करेंगे, तो 1 से अगर 2 माइनस करेंगे ना तो -I, 3 से इसको माइनस करेंगे -2j, 5 से माइनस करेंगे तो -6k बचेगा। अब BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करो। ये देखो ये ट्रायंगल था ना, तो BC वेक्टर हमने पता करा, BC का डिस्टेंस पता करना है, मीन्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए -1 है, इसका स्क्वायर -2² -6², तो ये -1 का स्क्वायर 1 + 4 + 36, ओवरऑल ये हो जाएगा √41 यूनिट। ठीक है, BC हो गया। अब AC फाइंड करते हैं या CA फाइंड, एक ही बात है, AB फाइंड BC, अब AC या CA एक ही बात होगी। तो मैं AC वेक्टर बताता हूँ, तो AC के लिए क्या होगा, OC वेक्टर - OA वेक्टर। तो OC वेक्टर ये रहा, इससे इसको -1 से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो -2i, 3 से इसको माइनस करेंगे तो +j बचेगा, और इससे इसको माइनस करेंगे तो -k बचेगा। ठीक है, अब हम AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, -2², 1²
और ये -1², तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1, ये हो जाएगा √6 यूनिट। अब हमने तीनों साइड पता कर ली है ना, ये मैग्नीट्यूड का मतलब हम तीनों साइड पे पहुंच गए हैं। तो हमारा जो ए बी जो साइड थी, ए बी का मैग्नीट्यूड आया था √35, बी सी जो साइड है ये हमें मिला है √41, और ए सी जो साइड है ये मिला है हमें √6। हमें प्रूव करना था ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टेक्स है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसमें सबसे बड़ी साइड ये बी सी है, तो देखो बी सी जो साइड है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, तो बी सी के मैग्नीट्यूड का आ रहा है √41 और इसका ये √41, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 41, ठीक है। अब ये दो छोटी साइड हैं, अब हम यहाँ पे करेंगे ए बी जो साइड है ना इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये √35 है और ये √6 है, ठीक है। 35 से 35 मिलेगा +6, ये 41 हो गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल ए बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ये जैसे अभी हमने पीछे ट्रायंगल बनाया था कुछ इस तरीके से ए बी सी है ना, तो बी सी, ये बी सी का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल है। देयरफॉर ए, बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको देख लेंगे एक बार। और बस इसमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन ये होगी कि ये जो ए वेक्टर है उसको ए साइड मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर विद पोजीशन वेक्टर, मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट सी के पोजीशन है, साइड का पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है। ये वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर है, ए का पोजीशन है, ये बी का पोजीशन है, ये सी का पोजीशन है, ये जो दे रखे हैं। तो यहाँ से ए बी सी के पॉइंट से हमें पहले ए बी साइड पता करनी है, बी सी साइड पता करनी है, ए सी साइड पता करनी है, उसके बाद इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर ठीक है 18, इसमें ज़्यादा होगा 18 क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इस पर ध्यान देना। ये पूछ रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है, और ये फिगर बना हुआ है ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, तो नॉट ट्रू है। तो इसमें ट्रायंगुलर रूल देखेंगे, ए से यहाँ से देखो ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल है, तो ये बन गया ए बी वैक्टर, ठीक है। ए बी वैक्टर से इक्वल प्लस में आ रहा है बी सी की तरफ, ए से बी गया फिर बी से आगे जा रहा है बी सी वैक्टर, है ना। और इक्वल में क्या आएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी वैक्टर। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो देखो फर्स्ट लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो प्लस सी ए क्या होगा, हम इस ए सी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी, इसमें कौन कौन से रिजल्ट पॉसिबल हैं। ये ए सी है ना, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा इक्वल्स टू 0, माइनस ए सी हो गया। तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये देखो बी ऑप्शन है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। इसमें पूछ रहा है नॉट ट्रू, यानी हमें इसमें ये देखना है कौन सा सही नहीं है। ये तो सही है, ठीक है, तो इसको आंसर नहीं देना, ये सही है। और देखिए ये ए बी प्लस बी सी, और वेक्टर को चेंज कर देते हैं, जैसे ए बी वैक्टर है, अगर हम इसको बी सी निगेटिव ऑफ वेक्टर, तो ए बी वैक्टर को अगर बी ए वैक्टर लिखना है, ए बी वैक्टर को अगर बी ए लिखना है तो इसके आगे माइनस का साइन आ जाता है। तो जैसे ये ए सी है, तो मैं अगर सी को यहाँ लिख देता हूँ और ए को पीछे लिख दूँ, मतलब टर्मिनल पॉइंट को फाइनल, मतलब इनिशियल पॉइंट बना लो, इनिशियल वाले को टर्मिनल। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0, यानी ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। और देखते हैं इसमें से, मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत हो सकता है। और यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी सी, ये देखो ए बी प्लस बी सी सेम लिखा है, यहाँ पे ए सी है, ये तो सही था, ये सी ए लिखा है इसने, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यही इसमें गलत दिया है। तो ये गलत दिया है, तो हमें जो ऑप्शन टिक करना है वो सी ऑप्शन होगा। ये देखो सही है, ए बी प्लस सी बी, ये हमने इस वाले रिजल्ट पे आए थे ना, इस वाले पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0, तो ये बी सी है ना, तो सी को आगे लिख दो, बी को पीछे लिख दो, तो माइनस का साइन आ जाएगा, वही इसने कर दिया ए बी माइनस सी बी प्लस सी इक्वल 0। तो ये 3 इसमें सही है, ये वाला इसमें गलत है, तो हम इसको टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी लास्ट। इसमें क्या दिया है, इसमें दे रखा है
इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इसमें पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। तो कोलिनियर के लिए मैंने ये कंडीशन बताई थी A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू A3 अपॉन B3। उसमें बताया था कि अगर A वेक्टर इक्वल लैम्डा B वेक्टर आ जाए, क्वेश्चन भी था A वेक्टर इक्वल लैम्डा B वेक्टर कुछ कॉमन मिल जाए तो कोलिनियर होता है। तो ये भी सही है। इसमें A वेक्टर इक्वल प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये भी सही है। आगे कह रहा है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स A वेक्टर एंड B वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, ये भी सही है, मतलब प्रोपोर्शनल होते हैं, रेशियो इनका सेम रहता है। बोथ द वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये भी सही लग रहा है। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स A वेक्टर एंड B वेक्टर आर, अगर इसमें नॉट आ रहा है यहाँ पे नॉट प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा मुझे, नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये सही हो सकता है वैसे, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। बोथ द वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन इसमें सही सी ऑप्शन लगाना है, यहाँ पे नॉट लिखना है। नोट पहले से लिखा था मैंने, इसको काट दी, बुक्स में देख के करना है। ठीक है, ये इस तरीके से एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। अभी हमने वेक्टर्स को प्लस किया है, माइनस किया है, या अगर प्रोडक्ट भी किया है, कहीं पे मल्टीप्लाई अगर किया है तो वो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया है। जैसे ये कोई वेक्टर है A वेक्टर इक्वल 2i प्लस 3j माइनस के, अभी हमने इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8A वेक्टर, तो 8 से मल्टीप्लाई करो तो नॉर्मल है, 8 2 16, 8 3 24 और यहाँ पे 8k, तो नॉर्मल हमने स्केलर मल्टीप्लाई किया है, वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करा है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर नंबर में वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से अगला टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी स्केलर मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट समझते हैं क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट, मेनली डॉट प्रोडक्ट ही बोला जाता है, कभी कभी बोलता है स्केलर प्रोडक्ट, तो बात एक ही है दोनों की, समझना है बस में। तो इसमें कह रहा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर डिफाइंड बाई A डॉट B, डॉट ही लगाना है बीच में। A वेक्टर और दो कोई वेक्टर हैं, इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट तो A डॉट B की फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से, कोई और फॉर्म नहीं लिख सकते। इज डिफाइंड एज, अब ये इसको डॉट प्रोडक्ट होता कैसे, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा। ठीक है, A डॉट B इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से आ गया है, थीटा क्या है इसमें, थीटा जो होगा वो एंगल होगा A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में। ठीक है, A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो हम थीटा को रखेंगे। जैसे ये कोई A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो A और B का जब डॉट करेंगे तो A डॉट B इक्वल A डॉट B कॉस थीटा आएगा। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि एंगल जीरो हो जाता है, एंगल जीरो हो जाएगा तो A, जैसे अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो A डॉट B इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B ओनली। और अगर एंगल 90 डिग्री हो जाता है, एंगल कभी कभी 90 डिग्री हो गया, अगर एंगल इसका 90 डिग्री है तो A डॉट B इक्वल जीरो, क्योंकि कॉस 90 जो होगा वो जीरो रहेगा, कॉस 90 हमेशा जीरो होता है इसलिए। ठीक है, तो ये है डॉट प्रोडक्ट। अभी जैसे मैं कुछ जैसे कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ, जैसे ये है एक्स एक्सिस और ये है बाई एक्सिस और ये इस तरीके से जेड एक्सिस है। पहले तो हमें समझना है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हैं। तो अगर मैं इस पूरे एक्सिस की बात करूँ, इस पूरे एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है वो आई कैप होता है ना, यूनिट वेक्टर होता है ये, अगर इसकी बात करा जाए। बाई एक्सिस का कंपोनेंट होता है जे कैप और जेड एक्सिस का कंपोनेंट होता है के कैप। ठीक है, आई जे के हो गया। अब देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है एक्स एक्सिस अगर देखा जाए बाई के साथ एंगल तो ये 90 डिग्री होगा, एक्स एक्सिस का जेड के साथ देखा जाए तो भी 90 होगा। ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसे करके ये रहा, तो ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अब मैं देख रहा हूँ एक्स का और जेड का ये जो एंगल होगा ना ये 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, ये बिल्कुल स्ट्रेट है इस तरीके से, तो ये दोनों एंगल 90 होंगे, है ना। और बाई के साथ भी 90 है, बाई जो होगा वो एक्स के साथ 90 बनाएगा और जेड के साथ भी 90 बनाएगा।
तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में समझ में आ, डेफिनेशन देख लो, ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये होता है। तो अगर मैं आई, अच्छा जैसे जैसे ये आई है, आई कैप, तो आई पे कैप लगाइए, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई का इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, है ना। जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी 1 होगा। के का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, सबके मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैं देख रहा हूँ आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ये आई वेक्टर है, आई कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं जे के साथ, ठीक है। आई और जे का डॉट प्रोडक्ट करके देख रहे हैं। तो आई मतलब ये दो वेक्टर हो गए, आई वेक्टर अलग हो गया, जे अलग हो गए, तो इनका डॉट करेंगे तो क्या आएगा इक्वल में ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल देखो आई और जे, आई होता है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, बाई और जे होता है बाई का, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यानी कॉस 90। अब इसका आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा। यहाँ पे हम डॉट लगा सकते हैं या क्रॉस लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर नंबर है। जैसे 1 है, जैसे 2 इंटू 3 लिख रहा हूँ, तो 2 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्केलर नंबर है दोनों। वेक्टर में नहीं होता, वेक्टर में अगर ए क्रॉस बी लिख दिया तो ये अलग हो जाएगा, ए डॉट बी लिख दिया तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में हम, अब जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस लगा दिया, क्रॉस क्यों लगाया, क्योंकि 1 जो है वो स्केलर है, ये भी 1 स्केलर है। 1 कहाँ से आया है, आई का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, और 0 का मल्टीप्लाई करते ही तो क्या हो जाएगा 0। तो आई और जे का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा वहाँ पे, जहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो एंगल तो ये आई जे के सब आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा कि अगर हम आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करें, या जे का प्रोडक्ट के साथ करें, या फिर के का प्रोडक्ट आई के साथ करें, सबका रिजल्ट 0 रहता है। आई का जे में करेंगे या जे का के, मतलब कोई भी डिफरेंट होंगे तो उनका रिजल्ट 0 रहेगा। रीज़न इसका 90 डिग्री एंगल बनता है इसलिए। तो फिर ये इसका मतलब सभी 0 ऐसा नहीं होगा। देखो आई का जे के साथ 0, जे का के साथ 0 के। अब मैं कर रहा हूँ आई का आई के साथ, आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे, या जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे, या फिर के का डॉट प्रोडक्ट के साथ करेंगे, तो रिजल्ट 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो आई खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है आई कंपोनेंट, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ करना है, तो दोनों के बीच में आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री है, और अगर मैं cos 0 लिखूंगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो आई को आई के साथ करते हैं, मतलब आई का आई के साथ करेंगे 1, जे का जे के साथ करेंगे 1, के का के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आई का अगर जे के साथ कर दिया, या जे का किसी के साथ, मतलब कोई डिफरेंट होगा तो रिजल्ट 0 मिलेगा, ये लिख लेना, ठीक है। आई का आई के साथ 1, जे का जे के साथ 1, के का साथ 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स डिफाइंड बाई दिस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद मैं एक दो डॉट प्रोडक्ट करके दिखाता हूँ, एक दो डॉट प्रोडक्ट। जैसे कोई ये एक एग्जांपल है, ए वेक्टर इक्वल 2i प्लस 3j माइनस के, और बी वेक्टर दिया है 3i माइनस 2j प्लस 4k। अब हमें ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कह सकते हो या स्केलर प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो पहले मैं ए को लिख रहा हूँ 2i प्लस 3j माइनस के डॉट 3i माइनस 2j प्लस 4k, इस तरीके से। अभी मैंने डेफिनेशन तो ये थी, ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर डॉट करेंगे तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो अब ए का मैग्नीट्यूड निकालूँ, बी का निकालूँ, फिर दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे तब रखूँ। सिंपल हमने तरीका यहाँ पीछे सीख लिया है। आई का डॉट अगर आई के साथ करेंगे, या जे का डॉट जे के साथ करेंगे,
के का के साथ करेंगे तो रिजल्ट 1 मिलेगा, अदर किसी के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, वैसे तो आप डॉट प्रोडक्ट जो करेंगे वो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आई वाला है तो आई को आई के साथ करो, इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, और आई और आई 1 हो जाएगा तो उसको लिखना नहीं है। जे को जे के साथ करो, ये भी 3 2 जा 6 हो जाएगा माइनस का, और ये के को के साथ 4 बन जा 4 माइनस का 4, तो ये प्लस माइनस 4 कट गया, तो यहाँ प्लस माइनस 6 कटेगा, -4 आ गया, बस हो गया डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया -4। -4 एक स्केलर क्वांटिटी है तो इस पे वेक्टर वगैरह नहीं लगाना है। इस तरीके से नॉर्मल हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई जो करेंगे वो नॉर्मल। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में जो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो फॉर्मूले होंगे वो सब मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।